ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਸਜਰੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਸਜਰੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। हेलो व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको आपके अपने शो हवा की बेटी के सीजन 2 की इस एपिसोड में। और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करती हूं आपको हमारे हाउस बैंड का सॉन्ग पसंद आया होगा। मैंने बहुत एंजॉय किया। हमारी कोशिश होती है कि इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाएं ऐसी मुतासिर कुछ शख्सियात से जिन्होंने ना सिर्फ अपनी स्ट्रगल से वो आगे निकल कर बहुत आगे चले गई, बल्कि दूसरों के लिए भी वो इंस्पिरेशन है, मशले राह है। आज के हमारे शो की मेहमान है एस्टर जेन, जो कि एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है। और ये कोई आम स्कूल नहीं, ये बहुत ही ख़ास स्कूल, बहुत ही ख़ास बच्चों की परवरिश कर रहा है, उन्हें अपब्रिंग कर रहा है, यानी स्पेशल नीड्स के साथ बच्चों की तालीम का ख्याल रख रहा है। इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये सफ़र उनका कैसा है। और साथ ही ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट इदारे में बतौर 18 ग्रेड की अफसर के साथ क्या स्ट्रगल होती है, ये सब इनसे जानते हैं। आइए पहले चलते हैं इनकी बैक स्टोरी देखते हैं, फिर इनसे मुलाकात करेंगे। रास्ते मुश्किल पर इरादे मजबूत थी, दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत। अपनी कमजोरी को रुकावट न बनाया, थामा हाथ खुदा ने मेरा और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया। शहर कराची गुलशन मेमार में रहने वाली ये हवा की बेटी
आज बहुत से लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी रोशनी अपने दिल की रोशनी है, जो अंधेरों में भी चमकती है। इसी रोशन दिल और ख्याल से एस्टर ने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया है। आज बतौर वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स कराची में अपनी खिदमात को लेकर चल रही है। एस्टर एक 18 ग्रेड की ऑफिसर भी है और इन सब कामयाबियों के लिए वो खुदा को जलाल देती है। एस्टर जेन अपने रोजमर्रा कामों में भी खुद मुख्तार है और अपने घरेलू कामों को भी बखूबी सरअंजाम देती है। ये मानती है कि आज उनको इस मकाम पे पहुंचने के लिए उनकी फैमिली की सपोर्ट और सबसे बढ़कर खुदा के दिए हुए हौसले की वजह से है। ये सच है, हवा की इस बेटी ने अपनी जिंदगी में खुदा के प्यार को और उसके खास रहम को बहुत करीब से देखा है और वो इस बात पे यकीन रखती है कि खुदा हम सबके लिए एक बेहतरीन मंसूबा रखता है। आइए मिलते हैं हवा की बेटी एस्टर जेन से। तो अब वक्त है दोस्तों कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊं हमारे आज की गेस्ट जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है। आइए मिलते हैं एस्टर जेन से। हेलो एस्टर, कैसी हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। आप ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और बहुत जुस्तजू थी मुझे आपके बारे में जानने की। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डेफिनेटली इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू हैव यू हियर। मुझे इतना कुछ जानना है आपके बारे में क्योंकि आपकी लाइफ मेरे लिए, आई एम श्योर आने वाली जनरेशन्स के लिए और बहुत सौ के लिए मसले रहा है। यू आर लाइट फॉर सो मेनी। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे सबसे पहले आपसे पूछना है कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड? ओके, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न विद डिसेबिलिटी तो उसका बचपन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बिकॉज उसको रेज करने के वेज थोड़े से डिफरेंट हैं और दौर ऐसा हो कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट अवेयरनेस ये सब, तो उस वक्त पेरेंट्स अपने तरीके से उन्होंने हमारे लिए सोचा कि क्या बेस्ट हो सकता है। तो स्कूल्स वगैरह देखे, एक आम बच्चा पैदा होता है ना तो पेरेंट्स सोचते हैं हम इसको यहाँ पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे, यू हैव सो मैनी ऑप्शंस। लेकिन एक बच्चा जो ब्लाइंडनेस के साथ है, किसी और डिसेबिलिटी के साथ है, तो पेरेंट्स की पहली स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाती है कि पहले तो वो ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे को ठीक कराएं, बच्चे को ठीक कराने के लिए सोच रहे होते हैं और जो भी बेस्ट पॉसिबल वेज होते हैं वो ट्राई करते हैं। जब थक हार जाते हैं, डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये डिसेबिलिटी है और ये क्योरेबल नहीं है, तो फिर अब आप इनको पढ़ाएं, तो उसके बाद ये मरहला स्टार्ट होता है कि वो सोचे अभी इनको कहाँ पढ़ाएं, ये कैसे पढ़ेंगे। जिन पेरेंट्स को ना मालूम हो तो उनके लिए तो ये चीज़ एक मुश्किल सवाल होता है। अच्छा एस्टर, आई हैव सिंस आई नो अ लिटिल बिट अबाउट यू, आपके बड़े भाई भी जी देख नहीं सकते और उसकी वजह से शायद आपके लिए क्या ये उतना ही मुश्किल था जितना किसी और के लिए होता? ऑल्सो इसमें ये ज़रूर ऐड कीजिएगा कि स्ट्रगल आप मेरे साथ शेयर करिए, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रगल। ऑलरेडी हम ये बात करते हैं कि किसी बच्चे को रेस करने के लिए पूरे गांव की ज़रूरत होती है, बट विद यू गोइंग टू स्कूल, लर्निंग, किताबें, बाहर जाना, सफ़र करना, हाउ वाज इट? ओके, चूँकि मैं अपनी फैमिली में सेकंड ब्लाइंड चाइल्ड हूँ तो मेरे लिए उस तरह से उतनी मुश्किलात इसलिए नहीं हुई कि पहले से पेरेंट्स के पास एक ब्लाइंड चाइल्ड था और मेरे ब्रदर के लिए उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट की हुई थी कि ये कहाँ पढ़ेंगे, किस तरह से होगा। तो मेरे लिए फिर वही स्कूल चूज़ किया गया जहाँ पे मेरे ब्रदर ऑलरेडी पढ़ रहे थे। एक स्कूल है कराची का मशहूर और पुराना तरीन, मतलब 100 years पुराना स्कूल है, आइडेरियो स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ। वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी। सही। और फिर किस तरह से होता था? जी, कैसे जाते थे? हाँ, इसमें ये कि देखिए, जो मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो इसमें सब ने कंट्रीब्यूट किया, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स, और उसके बाद आके नेक्स्ट जनरेशन जो भाइयों के बहनों के बच्चे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे फादर लेके जाते थे और
इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं जब छोटी थी तभी मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया था। तो एक तो बच्चा छोटा हो और उसको हॉस्टल में रखा जाए तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए अपने पेरेंट्स से अलग होना। लेकिन उस वक्त मेरी मदर यही कहती थी कि अगर आज मैं एक्चुअली मैं रोती बहुत थी जब स्कूल जाती थी, बहुत रोती थी कि मुझे वापस घर जाना है। लेकिन उस वक्त मेरी मदर ये कहती थी कि अगर मैंने आज गले लगाया, स्कैर्ड बिकॉज शायद आपको लगता होगा कि मुझे उतना दिखता नहीं है, मैं देख नहीं पाती, जी लोग मुझे किस तरह से ट्रीट करेंगे, शायद मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे। तो शायद इस वजह से बच्चों में ये डर, वैसे ही बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता है, नए लोगों से मिलने में डर लगता है, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक डिफ़िकल्ट जर्नी होगी, आसान नहीं होगा नए लोगों से मिलना, उनके साथ मुकम्मल तौर पर रहना, वरना बच्चे आमतौर पर स्कूल जाते हैं पढ़कर वापस आ जाते हैं। जी जी जी। लेकिन आपका तो पूरा मतलब लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है कि आप घर पे नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है आपको। लेकिन हॉस्टल का मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। उसमें एक बहुत आपको हर चीज़ टाइम टेबल के मुताबिक चल रही होती है। ये भी ज़िंदगी में इसका भी बहुत मुझे फ़ायदा हुआ कि जो मैंने वहाँ सीखा। ऑल्दो इट वाज डिफ़िकल्ट अर्लियर, लेकिन बाद में बट मस्ट हैव मेड यू अ लिटिल बिट ऑफ काइंड ऑफ, उसने आपको थोड़ा फ्रीडम दे दिया होगा, मे बी आपको इंडिपेंडेंट बना दिया होगा। एग्जैक्टली आपकी खुद एतमादी बढ़ी होगी, अपने ऊपर इन्हिसार करना बढ़ गया होगा। बिल्कुल, हमें बहुत कुछ हॉस्टल में सिखाया गया था स्टार्टिंग में ही। यानी कि जब सारे काम खुद करने पड़ते हैं, बच्चा जो छोटा होता है तो वो तो अपनी मदर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन मैंने हॉस्टल में सब कुछ सीखा और हमारी हर चीज़ की ड्यूटी लगती थी, हमसे काम भी करवाए जाते थे, सारे काम सीखे हमने। और फिर लाइब्रेरी टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, स्कूल के बाद किताबें पढ़ना। जब हम छोटे थे तो हम बुक्स और स्टोरीज सुनते थे, ऑडियो कैसेट्स का ज़माना था वो। अगर मैं लेट 80s और अर्ली 90s की बात करूं तो उस वक्त ये फ़ोन्स और इस सब का तो ज़माना नहीं था, लेकिन ये कि हम ऑडियो कैसेट्स पे स्टोरीज़ और बुक्स वगैरह सुनते थे। फिर जब ब्रेल, जो कि एक हमारा मेथड है ऑफ लर्निंग, उस पे आए तो फिर ब्रेल बुक्स रीडिंग स्टार्ट की। तो आम लोगों के लिए जिन किताबों को टच करके समझा जाता है कि क्या लिखा हुआ है, ये वो किताबें होती है। अच्छा, 80s की जैसे आप बात कर रहे हो, 80s में तो ये किताबें इतनी आम भी नहीं थी। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि आपने एक किताब लिखी भी थी। क्या उम्र थी आपकी जब आपने ये खुद किताब लिखी? किससे मदद हासिल की? किसने समझा कि भैया क्यों इतनी मुश्किल में पढ़ रही हैं आप, पहले सुनेंगी फिर लिखेंगी? क्या कैसा एक्सपीरियंस था वो? बिल्कुल, एक्चुअली जो ब्रेल बुक्स की अवेलेबिलिटी का इशू तो आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। अब कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए गए हैं और कुछ ब्रेल प्रेस इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो ये एक बहुत बड़ा मसला था ब्रेल बुक्स की अवेलेबिलिटी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो। सही। तो मैं उस वक्त 10-11 साल की थी जब मैंने अपनी पहली किताब खुद अपने हाथों से लिखी थी। एक आम बच्चे लिखी थी? खुद हाथों से, जी जी, खुद लिखी थी ब्रेल में, सुनकर, जैसे किसी ने मुझे डिक्टेट कराया। तो मतलब ये भी एक मरहला कि आपको कौन लिखवाएगा, पहले रीडर ढूंढें, उसके बाद आप लिखें और फिर पढ़ें। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, लेकिन ये कि जब आपको स्ट्रगल करनी है, पढ़ना है, तो फिर ये सब तो करना पड़ता है। It takes a lot of courage for most कि सोचना कि मैं ये कर सकती हूँ, बिकॉज 10 साल 11 साल की एज में वैसे तो मैं शायद सोच रही हूँ कि मुझे ये वाली फ्रॉक नहीं पहननी और वो वाले शूज़ मैं नहीं पहनूंगी, मुझे तो जॉगर्स ज़्यादा पसंद है और आज मैंने छुट्टी करनी है। एंड एट दैट वेरी मोमेंट अगर आपकी ये सोच थी कि मैंने एक किताब लिखनी है, वही ब्रेल किताब लिखनी है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज और बहुत सारा कॉन्फिडेंस और बहुत सारी इनर हैप्पीनेस कि अपने मसले से बाहर निकल के कुछ और नया सोचना। तो मेरे ख्याल में ये ही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तालियां होनी चाहिए आपके लिए। सो यू डिड अ ग्रेट जॉब दैट वे। अच्छा, ऐसे हम सब की लाइफ में एक मोमेंट आती है जहाँ पर आपको लगता है कि लॉट ऑफ रीजंस यू आस्क गॉड, क्या, क्यों, बहुत शुक्रिया, ये मुझे चाहिए आपसे और ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। दैट इज़ दैट पॉइंट जहाँ पर आपको लगता है बस मेरा कनेक्शन हो गया खुदा से। वह कभी आपका फेथ टेस्ट भी होता है, कभी आप फेथ पे बढ़ते हो एंड एवरीथिंग। सो आई वांट टू नो व्हेन दैट हैपेंड फॉर यू। ओके, मैं चूँकि हॉस्टल में रह रही थी और मेरे अराउंड सारे मुस्लिम लोग थे, तो जिस तरह से वो लोग जब अपनी कुरान क्लास में जाते थे, तो मैं अकेली क्रिश्चियन थी एट दैट टाइम।
राइट हॉस्टल में। उस वक्त मैं ये सोचती थी कि मैं कौन हूँ। कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि जिसकी वजह से मुझे जल्द ही पता चल गया कि आई एम डिफरेंट, मेरा फेथ डिफरेंट है, मुझे कौन से किस तरफ जाना है, राइट मुझे बाइबल पढ़नी है। तो मैंने तब खुदा को पाया और खुदा का शुक्र है मेरी ज़िंदगी में खुदा के फजल की वजह से जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, मैं शुरू से कहती हूँ कि खुदा का शुक्र है, बिन ब्लेस्ड। पता नहीं मेरे काम कैसे हो जाता है, गॉड इज़ ऑलवेज देयर विद मी। और सो वाली जो आयत है कि जो भी खुदा के लोगों के लिए नामुमकिन है, खुदा के लिए वो मुमकिन है। तो जब मैं पौलुस रसूल की ज़िंदगी से देखती हूँ, जब वो ईमान में आए तो उनके ऊपर भी स्ट्रगल आई थी, मुश्किलात थी, लेकिन उनको खुदा ने कहा तेरे लिए मेरा फजल ही काफ़ी है। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए ये मुश्किलात, ये सारी परेशानियाँ कुछ भी नहीं, खुदा का फजल ही काफ़ी। इंडीड हम सबके लिए ही नहीं, खुदा का फजल काफी है। बेश और देयर कम्स लॉट ऑफ मोमेंट्स जहाँ पर हमें लगता है बस उसके आगे कुछ नहीं, एंड देन गॉड टेल्स यू इसके आगे जहान है जहाँ मुझे तुम्हें ले जाना है। अच्छा एस्टर, शायद आपको पता हो ना पता हो, लेकिन आपके प्यारों ने, आपके चाहने वालों ने आपके बारे में बड़ी प्यारी बातें की है, एंड जितनी खुशी मुझे हुई है आई एम श्योर आपको भी होगी। तो चलते हैं, सुनते हैं कि आपके लव्ड वंस आपके लिए क्या कहते हैं। एस्टर जेन ने कभी कोई भी काम किया है तो अगर वो कोई बंदा, कोई अफसर वो बोल रहा है जी आप मुझे इतनी रिश्वत दे दें, इतने पैसे दे दें तो आपका काम हो जाएगा, तो ये उस काम को बंद कर देती है और फिर ये बोलती है कि ये खुदा को मंजूर होगा तो ये काम होगा। मैंने फर्स्ट टाइम तो इनकी आवाज़ सुनी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने जब जाके देखा कि ये कौन खातून बोल रही हैं तो तब मुझे पता चला कि ये देख नहीं सकती, विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे वही चीज़ इंस्पायर कर गई थी कि खुदा ने जैसा भी आपको बनाया, आप आगे बढ़ते हो तो खुदा ने वो कैपेबिलिटीज़ आपसे सारी नहीं छीन ली। अगर एक चीज़ में कोई कमी रखी है तो बाकी बहुत चीज़ें बढ़ा दी हैं। इंस्पिरेशन इस तरह से थी कि शी इज़ ब्लाइंड और इन्होंने इतना पढ़ा, इन्होंने मास्टर्स किया इंग्लिश में, फिर वर्ल्ड वाइड ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रही। तो खुदा ने हमें ये सेंस भी दिया है। जिन लोगों के ये साथ हैं बहुत ही दिल से हैं, और सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो ये कि इनमें शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये शुक्र करती हैं, और ये चीज़ मैंने इनसे सीखी है कि हर हाल में आप शुक्र कर सकते हैं। थैंक यू। तो देखा है एस्टर, आपने कभी सुना ना इतनी लोग तारीफ करेंगे आपके बारे में, इतना सब कुछ जानते होंगे, बताएंगे कि कैसे आप उनके इंस्पिरेशन है। जी, बहुत अच्छा लगता है सुन के, और इन सब का कंट्रीब्यूशन है मेरी ज़िंदगी में। सो दे आर वेरी काइंड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि इस तरह से सोचते हैं, है ना। हम कैसे पजल्स हैं, इस दुनिया में आ जाते हैं, फिर जुड़ के एक तस्वीर बनाते हैं। इट इज़ ट्रूली जस्ट मिरेकुलस जैसे खुदा हमें इस्तेमाल करता है और हम आगे बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं एक इंटरेस्टिंग गेम आपके साथ खेलूं, मुझे चंद एक और चीज़ें आपके बारे में जाननी है, और मुझे ये समझना है कि कब लगा आपको कि आपने इस खिदमत को, आपने जिस तरह से सीखा है इसको आपने बतौर खिदमत लेना है और अब दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, दूसरे लोगों को रीच आउट करना है और उन तक पहुंचना है ताकि उनकी मदद हो सके। एंड हाउ डिड यू डू ऑल ऑफ इट? ओके। जब मैं खुद पढ़ रही थी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जब मैं मास्टर्स करी थी इंग्लिश लिटरेचर में, तो मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल काम है। किताबों की सूरत हाल भी आपको मैंने बता दी कि आज तक भी वही है कि आपको प्रॉपर बुक्स अवेलेबल नहीं है ब्रेल में। तो इट वाज सो डिफ़िकल्ट रीडिंग करना, और फिर इंग्लिश बुक्स रीड करने वाले आपको मिलते भी कम थे। तब मैं सोचती थी कि मुझे स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहिए और मैं टीचिंग में आऊँ और अपने जैसे स्टूडेंट्स की, साथियों की हेल्प कर सकूँ इस तरह से कि सोसाइटी को पे बैक भी तो करना है ना। सोसाइटी हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन माय लाइफ। व्यूअर्स, हमें यहाँ पे लेना है एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आप एस्टर के साथ मिलकर खेलेंगे गेम ये या वो। उसके लिए वेट कीजिए, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अब वक्त आ गया है कि हमारे साथ स्टूडियोज में जो मौजूद है एस्टर, इनके साथ हम खेलेंगे इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है ये या वो।
इस गेम में किसी भी सवाल का जवाब गलत सही नहीं है. एवरीथिंग इज गुड. जस्ट वांट टू हैव अ लिटिल फन विद एस्टर. चले परेशान करते हैं एस्टर को, पूछते हैं इनसे कुछ सवाल. एस्टर, ये या वो में मेरा पहला सवाल जो आपके साथ होने वाला है वो ये कि नूह की कश्ती बनाएंगी या सुलेमान के साथ मिलकर हैकल की तामीर करेंगी. नूह की कश्ती बनाऊंगी. और क्या लगता है आप क्यों नूह की कश्ती बनाएंगी? मुझे तो जानवरों से प्यार बहुत है, आपकी क्या वजह है? ऐसा इसलिए कि देखिए उसमें बहुत कुछ था, उसमें इंसानों को बचने के लिए मौका दिया जा रहा था कि जो बचना चाहता है वो आ जाए इस कश्ती में. और उसकी इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि उसका जो लॉक था वो भी बाहर से था कि आखिर वक्त तक अगर कोई आना चाहता है उस कश्ती में तो वो उसमें आ जाए. तो जिसने बचना था वो आ गए थे. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या चाहेंगी कि आपके भाई आपको बेच दें और आपको स्लेवरी में जाना पड़े, या फिर अपने बाप के लिए कुर्बानी का बर्रा बनना चाहेंगी? मैं ऑफ कोर्स कुर्बानी का बर्रा बनना चाहूँगी. और जब गले पे छुरी आएगी तो थोड़ा सा माइंड चेंज होगा? ये सारी बात ईमान की है कि अगर मेरे नसीब में कुर्बान होना लिखा है तो फिर मैं हो जाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा. अच्छा जी, तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप पत्थर मारेंगी जाती जूलियत को, उससे लड़ाई करेंगी, ऐसे करके उसको ऊपर तक देखेंगी और फिर बोलेंगे हो जाएगा, या फिर आप फ़लस्तीनियों की जंग लड़ना चाहेंगी? अच्छा, बस मैं चाहूंगी कि जहाँ मुझे खुदा इस्तेमाल करे. पिक इट बताओ. आंसर, दाऊद या फ़िलिस्तीनियों से लड़ाई? जाती जूलियत पे. अच्छा, प्रॉमिस लैंड वहाँ पर जाना है और जासूस वहाँ गए और उनको पनाह देनी है, या फिर फिराउन से बच्चे को बचाना है? इफ यू वर गिवन अ चांस, व्हाट वुड यू पिक? दिल तो चाहता है दोनों तरफ जाऊं, लेकिन फिर एक चीज से पिक करनी है. मैं बच्चे को बचाना चाहूंगी. क्यों? क्योंकि वो बच्चा बचेगा आज तो फिर बड़ा होके खुदा का काम करेगा. वाह, यानी आप जीसस की लाइफ से बहुत इंस्पायर्ड है, आई बिलीव, और होना भी चाहिए, हम सब है ना. अगर आपको विटनेस करने मौका मिले तो क्या आप चरनी में जाना चाहेंगी? यीशु मसीह छोटे बच्चे की मानद हो और आप उन्हें देखना चाहेंगी, या फिर यीशु मसीह क्रॉस पर उनकी वो स्ट्रगल और उनकी मौत का सफ़र? जो क्रॉस का मंजर है, मैं समझती हूँ कि वो जो कि हमारी नजात का प्रोग्राम है, मैं उसका हिस्सा बनना चाहूँगी. हैकल की तामीर आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी कि आप खुद मिले, खुद खड़ी हो, देखें कहाँ पर क्या लगना है, क्या जोड़ना, क्या तोड़ना, क्या मरोड़ना है, या फिर चर्च की रीबिल्डिंग, चर्च की ग्रोथ, किस पर आपकी ज़्यादा तवज्जो होगी, आपको क्या पसंद आएगा करना? मैं चर्च रीबिल्ड करने की तरफ जाऊंगी, क्योंकि जो करंट सिनेरियो में मैं देखती हूँ कि इसकी इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम चर्च को रीबिल्ड करें और अपनी ज़िंदगियों में भी हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करें और लोगों को वैसे भी चर्च की तरफ लेके आए. सही सही. अच्छा, अगर आपको मौका मिले और आपको मैं कहूँ कि ज़रा पहाड़ों पर चलते हैं, मूसा से मुलाकात करते हैं, रफ़ाकत रखते हैं, एक डिनर कर लेते हैं, तो वो, या फिर आपको अच्छा लगेगा कि आप पौलुस रसूल के पास जाएं और उनसे रफ़ाकत रखें? मैं पौलुस रसूल के साथ रफ़ाकत. आपने पहले भी जिक्र किया कि आप उनकी ज़िंदगी से बहुत इंस्पायर्ड. जी बिल्कुल. दोनों ही खुदा के खादिम, खुदा के नबी. क्यों पॉल? हाँ, जो पॉल की स्ट्रगल है, किस तरह से खुदा ने पॉल को इस्तेमाल किया है चर्च को बनाने में और उसमें फिर लोगों को उस तरफ लेके आना. और मैंने जब उनका वो मैं स्टोरी पढ़ती हूँ कि किस तरह से उन्होंने खुदावन की तारीफ़ की, उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि पॉल के साथ रफ़ाकत में ज़्यादा लुत्फ़ आएगा. सही. अगर मैं आपको टाइम मशीन में डालूं, मैं भी बैठ जाऊंगी साथ आपके, ठीक है. तो फिर आप पुराने अहदनामे की तरफ जाएंगी या अगली ज़िंदगी में? क्या देखना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा? आने वाली ज़िंदगी या पुराना अहदनामा? मेरा ख्याल है कि मैं आने वाली ज़िंदगी
को पसंद करूँगी। वहाँ खुदावन का जलाल होगा, खुदावन के सामने हम खुदावन की तारीफ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस वक्त का इंतज़ार है कि कब वो वक्त आएगा कि जब हम सब लोग खुदा के साथ होंगे। राइट। अगर मैं कहूँ कि एक फरिश्ता आपसे मुलाकात करना चाहता है, लेकिन फिर ये कहूँ कि 5 मिनट बाद आपकी मीटिंग है जीसस से, चूज़ कर ले एक, जीसस के कदमों में बैठ के कुछ हासिल करना चाहती है या किसी एंजल से मुलाकात करना चाहती? जीसस के साथ जीसस के कदमों में बैठ के सीखना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ से सब कुछ मैं सीख लूँगी। ये भी अच्छा है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप किसी कश्ती में रहना चाहेंगी जहाँ हर तरफ से जानवरों का चारा, बदबू, आवाज़ें, ये, या फिर हाय वेल की पेट में जाकर थोड़े अंधेरे में खामोशी, लोनलीनेस एंजॉय करेंगी? मैं दूसरा वाला ऑप्शन लूँगी, लोनलीनेस, खामोशी। लेकिन मुमकिन है कि जब वेल को लगे तो वो आपको उड़ा भी दे पानी के साथ। तो फिर कोई बात नहीं। Why would you do that? शायद मुझे पसंद है अकेले रहना, और अंधेरे से भी मुझे कोई खौफ नहीं है, होता है जैसे लोगों को। True that. मेरे आपके साथ अंदर इतनी रोशनी है, आपको अंधेरे का क्या डर हो सकता है एस्टर? अच्छा, ये मुझे बताएं कि हवा के साथ एक दिन गुजारना चाहेंगी या फिर आदम के साथ? ये मेरा आखिरी सवाल भी है, इसके बाद आप आसान हैं। अच्छा, ठीक है, मैं हवा के साथ। और क्यों? उनके साथ मिल के विमेन एम्पावरमेंट पे काम करो। ठीक है, दैट विल बी सो ब्यूटीफुल टू सी यू बोथ वर्किंग ऑन विमेन एम्पावरमेंट, और ख़वातीन की आगे बढ़ाने के लिए जो काम आपने करना चाहती है उसमें आपको मज़ा आएगा। आई होप जब आपको ईद मिलेगी। हमें बहुत अच्छा लगा आपके सवालों के जवाब सुनकर, बहुत इंटरेस्टिंग व्यूज़ हैं आपकी। तो जनाब, यहाँ पर हो गए मेरे सवाल आपसे ख़त्म, गेम हो गई है ख़त्म। आई थिंक आप अब थोड़ा सा ब्रीद इन कर सकती है, क्योंकि मैं एक तो जगह पर आप थोड़ा फंस गई थी। कैसा लगा गेम खेल कर आपको? बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छे सवाल थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी इस किस्म के सवाल होंगे, लेकिन मज़ा आई थिंक हमारे व्यूअर्स ने भी हमारी इस थोड़ी सी फनी गेम को, थोड़ा सा फन और एंजॉय करने की हमारी इस कोशिश को एंजॉय किया होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे पूछती है कि जब भी आपका अपना एक्सपीरियंस इतना लाइटनिंग है बहुत सारे लोगों के लिए, बट ऑब्वियसली वंस इन योर लाइफ आप लो भी फील करते हैं, उदास भी हो जाते हैं, अकेला भी हो जाते हैं। अगर मैं आपको 3 लफ्ज़ों की इजाज़त दूँ, आपका क्या मैसेज होगा? सबसे पहले दुआ, जो कि आपको खुदा से कनेक्ट कराती है सब मसलों का हल, और ईमान पर रहें सब लोग। सबसे इम्पोर्टेंट, बल्कि ये पहले आना चाहिए, फेथ और प्रे और मोहब्बत। और जैसे कि बाइबल की एक वर्स भी है कि गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन इनमें से अफजल मोहब्बत है। तो मोहब्बत की तरफ आए सब लोग। एस्टर, आपसे मिलकर इतनी मुझे खुशी हुई। मेरा दिल बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमारे शो पर आए और आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में ना सिर्फ हमसे शेयर किया, हमारे व्यूअर्स से शेयर किया। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा लोग होंगे, बथेरे होंगे, जिनकी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलें और राहें आपने खोल दी होंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाक 7 का और इनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने मुझे बुलाया और बहुत अच्छे से हर मामले में डील किया। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू हियर एस्टर। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हम चले अपनी ब्यूटी कॉर्नर की जानिब, जहाँ पर वेट कर रही है फरा और रुबीना हमारा। जानते हैं आज किसके साथ मौजूद है और कैसे उनकी ज़िंदगी को अपलिफ्ट कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबीना और मैं हूँ फरा। वेलकम टू ब्यूटी कॉर्नर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज हम इनर और आउटर ब्यूटी के बारे में गपशप करेंगे, चिट-चैट करेंगे, मेकओवर देखेंगे। और हमारे साथ है फरा। कैसी है फरा? बिल्कुल ठीक। फरा, डू यू थिंक कि हमारी जो बचपन की बुलिंग है या ट्रॉमास है, वो हमारी ज़िंदगी में सारी उम्र हमारे साथ साथ जाती है सम टाइम? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप इस बारे में बात करें
कि बचपन से ही हमारी सोसाइटी में लोग टैग लगाना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, ये देखो कितनी मोटी है, ये काली है, इस तरह की टैगलाइंस हमें बचपन से ही लोग देना शुरू हो जाते हैं, जो कि जब तक हम बड़े होते हैं वो हमारे दिलों में बस जाता है कि शायद में इनसिक्योरिटीज़ बन जाती हैं वो फिर। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि अल्फाज मार डालते हैं लेकिन रूह ज़िंदा रखती है। तो जब हम छोटे होते तो इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे अंदर भी ये सिचुएशन थी और यही चीज़ें थी, लेकिन मैंने उस पर ओवरकम किया किसी के पॉजिटिव वर्ड्स की वजह से। क्योंकि जब मैं हॉस्टल में थी तो मैं अपने आप को बहुत ना बदसूरत समझती थी, तो ये बहुत पुरानी बात है। तो लेकिन अब नहीं समझती, क्योंकि मैं खुदावंद में खुश हूँ। मेरी कज़िन मेरे साथ पढ़ती थी, बहुत खूबसूरत, बहुत फेयर कलर था, मैं बहुत सांवली सी थी, और ना मैं हमेशा कहती थी कि सब उसे पसंद करते, कोई मुझे नहीं पसंद करता, कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता। एक दिन उसने मुझे रोते हुए देखा और फिर उसने मुझे समझाया, गले लगाया और कहा कि रुबीना, जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी तो तुम खूबसूरत होती जाओगी, निखरती जाओगी। सीरियसली मैंने उन वर्ड्स को अपने अंदर लिया और वाकई ऐसा हुआ। जब मैं बहुत शादी से पहले इतनी निखर गई कि फिर सब मुझे पसंद करते थे और मेरी तारीफ़ करते थे, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। क्या आपका ख्याल ऐसा है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू कि आपने किस तरह से अपनी स्टोरी शेयर की। लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेके बहुत हसास दिल हो जाते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये स्टोरी शेयर की, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये एक इनकरेजमेंट का बायस बने कि हमें अपनी छोटी छोटी अगर कोई कमेंट पास कर देता है उसको अपनी इनसिक्योरिटी नहीं बनानी, बल्कि उसको ओवरकम करना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, क्योंकि मैंने एक मैसेज सुना था कि हमारे पॉजिटिव वर्ड्स दूसरों के लिए तसल्ली और खुशी का बायस बनते हैं। तो हमारा रवैया, हमारे अल्फाज ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के लिए इनकरेजमेंट का बायस बने। दोस्तों, बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि लफ्ज़ मार डालते हैं लेकिन रूह ज़िंदा रखती है। तो कलाम भी कहता है कि हमारे अल्फाज ऐसे पॉजिटिव होने चाहिए, हमारी वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के लिए इनकरेजमेंट का बायस बने। जी बिल्कुल, आज हमारे पास परवीन आई थी और उन्होंने अपना शेयर किया कि किस तरह से वो इनसिक्योर है अपने बारे में, अपने आप को लेके, और किस तरह लोगों ने उनको बुली किया पिछले गुजरे हुए सालों में। तो वो जो चीज़ें हैं उनके दिल में बस गई हैं कि शायद मैं अपने लिए कुछ कर नहीं सकती, और उनकी लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है, कि उनको लगता है कि शायद वो जो बुलिंग है ना वो उनके ऊपर हावी हो गई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम उनके मेकओवर से उनकी इनसिक्योरिटीज़ थोड़ी सी उसमें कमी पेशी ला सकें, ताकि वो एटलीस्ट अपने बारे में सोच सकें और अपने लिए कुछ कर सकें। बहुत अच्छी बात है फ़रा। दोस्तों, हमें लगता है कि हमेशा हमें नेगेटिव थिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। हमारी जो थॉट्स हैं वो खुदा ने इतनी क्लियर कर दी है अपने वसीला से कि खुदा का जो कलाम है वो हमारे अंदर काम करता है। तो जो हमारे ट्रॉमास हैं उस पर हम अपने खुदा के वसीला से ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि जब खुदा की मोहब्बत और उसकी चाहत हमारे अंदर है तो कोई दुख, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, कोई ट्रॉमा हम पर हावी नहीं हो सकता। मैं आपको इनकरेज करूँगी, हम दोनों मिलकर, फ़रा और मैं, ये इनकरेज करते हैं कि हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, क्योंकि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में है तो हमारे जो ट्रॉमास हैं वो हमारे लिए मायने नहीं रखते। तो चले देखते हैं फ़रा के साथ मिलकर कि आज वो किसका मेकओवर कर रही है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जी फ़रा। शैतान नहीं चाहता है कि हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं हम उन पे हावी हो सकें, लेकिन खुदा की मदद से हम इनसिक्योरिटीज़ पे ओवरकम कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं परवीन का मेकओवर। परवीन को न्यू लुक देने के लिए सबसे पहले हमने इनके लॉन्ग लेयर्स किए, जो इनके फेस शेप के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए हमने कलर करेक्टर यूज किया, जिससे उनकी स्किन काफी इवन टोन लग रही थी। अगर हम डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करते तो फाउंडेशन की एप्लीकेशन फ्लॉलेस नहीं लगती। इनके फेशियल फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए हमने इनके फेस को कंटूर किया। ये एक मैजिक है जिससे आपके चीक बोन्स, जॉ लाइन और नोज और भी डिफाइन होती हैं। इसके बाद आई शेड, मस्कारा, ब्लश अप्लाई किया। लिप कलर के बाद हमने इनका मेकओवर कंप्लीट किया और ये रहा परवीन का फाइनल लुक।
वाह फराह, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। परवीन बहुत खूबसूरत लग रही है, काफ़ी इन्हेंस हो रही है और उनकी खुशी तो देखी जा रही है कि वाकई आज वो बहुत खुश हैं। दोस्तों, हमारी आउटर ब्यूटी जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, वो तो हम चेंज कर सकते हैं, कभी बढ़ा सकते हैं, कभी कम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल चीज़ें ऐसी आई हैं। लेकिन मैं समझती हूँ और इनकरेज करती हूँ कि हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है, खुदा की शबी है, उसकी क्वालिटीज़ है। हम अपने आप को खूबसूरत बनाएं, खूबसूरत समझें और खुदा की मोहब्बत को अपने अंदर लें, तो हम ज़्यादा शादमानी महसूस करेंगे और अपने ट्रॉमास पर ओवरकम करेंगे। सो ट्रू रुबीना। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और मेकओवर भी बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फराह और रुबीना इट्स प्यारे से मेकओवर के लिए। और परवीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने डाला अपना हिस्सा, क्योंकि बहुत करेज चाहिए होता है अपने उस जिस्म से बाहर निकल के, अपनी उस सोच से बाहर निकल के अपने आप को पेश करने के लिए कि जी मैं रेडी हूँ और मैं अच्छा होना चाहती हूँ अपने लिए, क्योंकि अपनी ज़ात ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसमें चाहती हूँ कि मैं ये भी आपको मैसेज दे सकूँ कि अपने अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं ना, जिस तरह आपका दिल दुखता है उनका भी दुखता है, तो कोई ऐसी बात ना करे जो किसी को थोड़ी ज़्यादा या कम तकलीफ दे। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहने दे और इसी तरह से हमारे शो को भी देखते रहे। मुझे आपको कहना है बाय, लेकिन जाते जाते हमारे हाउस बैंड का ये खूबसूरत सॉन्ग सुनते जाइए। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए।